हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे हाफमैन अभिक्रिया, जो नाइट्रोजन वाले क्रियात्मक समूह के द्वारा दिया जाता है। जो हाफमैन अभिक्रिया है उसको दो अभिक्रिया में बांट सकते हैं। पहला आता है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होगा, बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ब्रोमामाइड कहलाता है। इसी प्रोडक्ट के आधार पे इस अभिक्रिया को ब्रोमामाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा अभिक्रिया इसमें आता है हाफमैन पुनर्विन्यास अभिक्रिया, तो इसको इसी अभिक्रिया का नाम सेकंड नाम हो जाएगा हाफमैन पुनर्विन्यास अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो एक पद रहता है वह रीअरेंज होता है। रीअरेंज होना माने कि पुनर्विन्यास होना, जो रीअरेंज होता है। और इसी अभिक्रिया को एक और नाम दिया गया है जो है हाफमैन डिग्रेडेशन अभिक्रिया। तो डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो कार्बन परमाणु की संख्या है प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कम हो जाता है, इसीलिए इसको डिग्रेडेशन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तीन नाम है हाफमैन अभिक्रिया का: हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, हाफमैन पुनर्विन्यास अभिक्रिया और तीसरा है हाफमैन डिग्रेडेशन अभिक्रिया। इन तीनों नाम से जब पूछेगा क्वेश्चन तो इसी अभिक्रिया को लिखना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो एसिटामाइड है वो ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ से इसमें का जो CO है वह इसके ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बना लेता है बाइकार्बोनेट, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ के हाइड्रोजन के साथ मिल करके बनाएगा। उसके बाद इसमें का सोडियम और इसमें का ब्रोमीन NaBr बन के बाहर निकल जाता है, और इसमें का एल्किल ग्रुप और इसमें का एमीन ग्रुप RnH2 बन के यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में एमीन का निर्माण करेगा। तो ये प्राथमिक एमीन बनाने की एक क्रियाविधि में भी आता है। तो ये एक क्रियाविधि है प्राथमिक एमीन बनाने की जो हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहलाता है। इसमें कार्बन की संख्या एक इसमें था और एक दूसरा कार्बन इसमें था, तो टोटल इसमें 2 कार्बन थे, लेकिन इसमें केवल एक ही कार्बन है, माने कार्बन की संख्या एक कम हो गई है यहाँ पे, इसलिए इसको डिग्रेडेशन अभिक्रिया भी कहा जाता है। और ये सभी पुनर्विन्यास या रीअरेंज हो रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं कि इस R की जगह में मेथिल ग्रुप ले लेते हैं और ये C डबल बॉन्ड O और NH2 के रूप में, तो सेम स्थिति में इस अभिक्रिया को कराएंगे तो इस R के जगह में इसमें मेथिल है तो यहाँ भी R के जगह में मेथिल ग्रुप आ जाता है और मेथिल एमीन का निर्माण होगा। अगर R के जगह में यहाँ मेथिल लिए हैं उसके जगह में यहाँ पे फेनिल ग्रुप लेंगे और सेम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बेंजिल एमीन या फिर एनिलीन का निर्माण होता है। तो यह है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। उसके बाद आगे देखते हैं अगला अभिक्रिया, तो गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। तो गैब्रियल थैलामाइड जो अभिक्रिया है इसमें शुद्ध एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनाने की सबसे अच्छी विधि है। तो इसमें केवल एलिफेटिक एमीन बनेगा और इसमें प्राथमिक प्रकार का एमीन प्राप्त होगा प्रोडक्ट में। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की अगर क्रियाविधि देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि ये है थैलेमाइड, जो बेंजीन रिंग में 2 CO ग्रुप जुड़ा हुआ है आर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के, उसके बाद उसमें NH है, इसका नाम होता है थैलेमाइड। इसको जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का OH H2O बना करके बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकलता है और इसमें का नाइट्रोजन और इसमें का K+ आयन यहाँ से पोटेशियम थैलेमाइड साल्ट के रूप में रहेगा। इसके बाद जो बना हुआ है यहाँ से पोटेशियम का थैलेमाइड, इसका फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें का K और इसमें का X KX बन के बाहर निकल जाएगा और इसमें का R इस N के साथ जा कर के जुड़ जाता है और यहाँ से N एल्किल थैलेमाइड का निर्माण होगा। ये R को एल्किल बोला जाता है इसलिए इसका नाम हो जाएगा
एन एल्किल थैलेमाइड। उसके बाद इसका फिर से जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन में ये वाला बंध यहाँ से टूट जाता है और जो CO है उसके साथ इसमें का OH ग्रुप जुड़ जाएगा और थैलिक अम्ल का निर्माण यहाँ से होगा यहाँ पर। और जो ये R और N था यहाँ से प्राथमिक एमीन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक एमीन बनाने की सबसे अच्छी विधि है और इसमें केवल R के जगह में एलिफैटिक वाला एल्किल ग्रुप ही रहता है, तो इसमें केवल एलिफैटिक एमीन ही ज़्यादा बनाया जाता है। अगली विधि है एमीन बनाने की, तो कार्बोनिल यौगिकों का अपचयी अमोनीकरण। तो कोई सा भी कार्बोनिल यौगिक लेंगे जिसमें C डबल बॉन्ड O रहेगा, उसका अपचयन करेंगे और अपचयन जो करते हैं उसमें अमोनिया भी उपस्थित होना चाहिए, तब उसको बोला जाएगा अपचयी अमोनीकरण। तो यह एल्डिहाइड RCHO ग्रुप एल्डिहाइड है, उसके साथ अमोनिया लेंगे अमोनीकरण के लिए और अपचयन के लिए लेंगे हाइड्रोजन। इन सब को जब रिएक्शन कराते हैं निकिल की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 वायुमंडलीय दाब पर, तो यहाँ पर जो C ग्रुप था इस C के साथ इसमें का 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2 और यहाँ पे H2O अणु यहाँ से बाहर निकलता है माइनस होकर के H2O और इसमें का जो NH2 है यहाँ पे जा कर के जुड़ जाता है, तो यहाँ से भी प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। अब इसमें ये था एल्डिहाइड, अब दूसरा लेते हैं, इसी में कीटोन लेंगे तो यहाँ पे C के साथ जो H जुड़ा था उसकी जगह में RR ग्रुप जुड़ेगा, तो यह है कीटोन। इसका भी सेम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जो CH था इसमें जो CH2 होता था उसकी जगह में यहाँ पे एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है पहले से, तो यहाँ पे CH रहेगा और NH2, तो यहाँ से भी प्राथमिक एमीन सेम बनता है और यहाँ से H2O का अणु बाहर निकलेगा। इस प्रकार से इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। अगर हम लोग देखते हैं कि सिर्फ क्षारक बनाते हुए जब अभिक्रिया होगी तो ये जो दोनों अभिक्रिया है वह यहाँ तक तो बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्षार का निर्माण होता है। तो जो सिर्फ क्षार का निर्माण कैसे होता है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन लिए हुए हैं उसमें रहता है कार्बोनिल ग्रुप, उस कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O पाया जाता है। इसको जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल देगा, यहाँ का H2 और यहाँ का O H2O बना करके और ये C डबल बॉन्ड NH के रूप में पाया जाता है। तो ये जो बना हुआ है ये कहलाता है हमारा सिर्फ क्षारक, और सिर्फ क्षारक बनने के बाद ये क्रिया आगे बढ़ती है। उसी अभिक्रिया को यहाँ पे फिर से बताया गया है कि जब सिर्फ क्षार बन जाता है उसके बाद अमोनिया और हाइड्रोजन इसमें जो रिएक्शन हुआ था उसी अभिक्रिया को उसके बाद हम लोग का प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो पहले इस अभिक्रिया में क्या बनेगा, सिर्फ क्षारक का निर्माण होगा और इस सिर्फ क्षारक के बाद आगे रिएक्शन हो करके प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ये हो गई एक विधि उसको बनाने की। अगली जो विधि है हमारा वो आता है, यहाँ पे आएगा शिफ्ट अभिक्रिया के द्वारा या सिमिट अभिक्रिया के द्वारा, इसको सिमिट अभिक्रिया बोला जाता है। तो यहाँ पे जो अगली विधि है एमीन बनाने की वो है सिमिट अभिक्रिया। तो सिमिट अभिक्रिया में क्या करते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल की बेंजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं और यह रिएक्शन सांद्र H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजोइक अम्ल और बेंजोइक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो यह है हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है HN3, इसको बोला जाता है हाइड्रोजोइक अम्ल HN3 को, और बेंजोइक अम्ल का सूत्र है C6H5 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल और यह है हाइड्रोजोइक अम्ल। इन दोनों को 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमारा CO2 बाहर निकलेगा। ये जो CO2
गैस बन के, और इसमें का जो नाइट्रोजन है N2 के रूप में गैस के रूप में बाहर निकलेगा, और जितना बचेगा सब आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पे एनिलीन का निर्माण होगा या बेंजीन एमीन का निर्माण होता है। तो ये है एक एरोमेटिक एमीन बनाने की विधि जो श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद इसमें आगे आता है, अगली विधि है कि सेबेतियर विधि। तो सेबेतियर विधि में भी यहाँ से प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा, इसमें द्वितीयक एमीन भी प्राप्त होता है और तृतीयक एमीन भी प्राप्त होता है। तो तीनों प्रकार की एमीन बनाने के लिए इस सेबेतियर की विधि को उपयोग करते हैं। तो इसमें जो एल्कोहल और अमोनिया की क्रिया कराई जाती है, तो एल्कोहल है यहाँ पे एथिल एल्कोहल ली है और ये अमोनिया है, इसका रिएक्शन कराते हैं। तो पहली बार जब एक एक अणु का रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, थोरिया का सूत्र होता है THO2, या फिर थोरिया की जगह में एल्यूमिना भी ले सकते हैं। तो इनकी उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ से जल का एक अणु निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH H2O बन के बाहर निकल जाता है और यहाँ से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। अब जो प्राथमिक एमीन बना हुआ है इसी को सेम वायुमंडल में, सेम वातावरण में फिर से रिएक्शन कराएंगे एथिल एल्कोहल के साथ। तो जो प्राथमिक एमीन बना हुआ है वह एथिल एल्कोहल के साथ फिर से रिएक्शन करता है सेम कंडीशन में। तो यहाँ से प्राथमिक एमीन और इसमें के बीच का एक जल का अणु फिर से बाहर निकल जाता है, इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का OH फिर से H2O बनाकर बाहर निकलेगा और इन दोनों के मिलने से द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है और ये द्वितीयक एमीन ही 2 डिग्री एमीन भी कहलाएगा। अब क्या करेंगे, जो 2 डिग्री एमीन बना हुआ है इसको फिर से आगे रिएक्शन कराते हैं एक और एथिल एल्कोहल के साथ। तो इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का OH फिर से H2O बन के बाहर निकल जाता है और यहाँ से तृतीयक एमीन का निर्माण होगा जो 3 डिग्री एमीन कहलाता है। तो ये थी एमीन बनाने की विधियाँ। बहुत सारी विधि के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब यहाँ पे कंप्लीट होता है बनाने की विधियाँ। अब आगे हम लोग देखेंगे एमीन के भौतिक गुण या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। तो जो एमीन रहता है सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं इसकी अवस्था तथा गंध। तो जो निम्नतर एमीन है माने जिनमें कार्बन की संख्या कम पाई जाएगी वे सभी एमीन रंगहीन और वाष्पशील प्रकृति के पाए जाते हैं, माने कि वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। जबकि ज़्यादा उच्चतर एमीन है माने कि जिनमें कार्बन की संख्या ज़्यादा रहती है उन एमीनों में ठोस अवस्था देखने को मिलेगी। उसके बाद देखते हैं कि इसलिए इनमें जो है क्या होगा, जल के समान एल्किल समूह के बढ़ने के साथ बढ़ती, इसलिए इनकी जो गंध है वह मछली के समान पाई जाती है। जो उच्चतर एमीन है और ठोस अवस्था में रहते हैं और उनकी जो स्मेल है मछली के समान पाई जाएगी। और एल्किल समूह जैसे जैसे बढ़ता हुआ जाता है माने कि जो छोटे से बड़े एमीन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनमें मछली के समान गंध बढ़ती हुई जाती है। और जो निम्न अवस्था के एरोमेटिक एमीन है माने कि जिनमें छोटे छोटे एरोमेटिक ग्रुप पाए जाएंगे उनमें विशेष दुर्गंध पाई जाती है। और जैसे जैसे अणु भार बढ़ता जाता है उसमें जो स्मेल है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा। दूसरा इसका गुण है घुलनशीलता। तो जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों प्रकार के एमीन जल के साथ आसानी से घुल जाते हैं और जल के अणु में थोड़े या अधिक मात्रा में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। इसलिए ये जल में ज़्यादातर क्या होंगे, विलय होंगे, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं तो जल के साथ आसानी से घुल जाते हैं। और जो उच्चतर एमीन रहते हैं माने कि ज़्यादा जिसमें कार्बन की संख्या 6 या फिर 6 से ज़्यादा पाई जाती है वह जल में अविलय अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी एरोमेटिक एमीन हैं वो जल में अविलय रहेंगे माने कि जल में नहीं घुलेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इसलिए इनका आकार एरिल ग्रुप बड़ा रहता है और ये आसानी से जल में नहीं घुलते हैं। अब देखते हैं एलिफैटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। तो जो एलिफैटिक एमीन है उसको जब
एलिफेटिक एल्कोहल के साथ घोलते हैं तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, एल्कोहल में ज़्यादा घुलनशील होता है, क्योंकि जो एल्कोहल में OH ग्रुप रहता है और एमीन में NH ग्रुप रहेगा। तो दोनों की अगर तुलना करेंगे तो जो OH ग्रुप है इसकी तुलना में NH ग्रुप ज़्यादा ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण ये एल्कोहल जल में आसानी के साथ प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखेगा। ये हो गया इसकी विलेयता। अब आगे देखते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक में देखेंगे तो जितने भी एमीन हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, माने कि उनमें NH बंध पाया जाता है। तो N इसमें विद्युत ऋणात्मक है, जिसके कारण इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा, और H विद्युत धनात्मक है जिसके कारण इस पर धन आवेश आता है। तो दोनों ही जितने भी एमीन हैं सभी ध्रुवीय प्रकृति के होंगे, धन आवेश और ऋण आवेश में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इनमें जो है द्विध्रुव आकर्षण बल उत्पन्न होता है। और इसमें प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीनों का NH जो ग्रुप है हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बंध को बताया गया है, यह प्राथमिक एमीन RNH2 एक अणु हुआ, RNH2 दूसरा अणु और RNH2 तीसरा अणु। 3 ठो एमीन का अणु लिया गया है और तीनों ही प्राथमिक एमीन है। इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का नाइट्रोजन के बीच में ये जो डैश डैश वाला बंध है ये हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। ये जो हाइड्रोजन है अगले नाइट्रोजन के साथ फिर से इधर हाइड्रोजन बंध बना सकता है। ये वाला नाइट्रोजन फिर से अलग हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है। यहाँ पे जो दूसरे वाले एमीन का हाइड्रोजन और तीसरे वाले एमीन का नाइट्रोजन के बीच भी इस प्रकार से बंध बना हुआ है। इसमें का हाइड्रोजन धन आवेशित रहता है और नाइट्रोजन ऋण आवेशित, जिसके कारण दोनों के बीच हल्का सा आवेश उत्पन्न होकर दुर्बल प्रकार का बंध बनता है। इसी बंध को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो ये हो गया प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे दिया गया है RRNH, ये एक द्वितीयक एमीन है। RRNH ये एक द्वितीयक एमीन है। दूसरा वाला RRNH 3 अणु लिया गया है, यहाँ भी द्वितीयक एमीन का। इसमें का हाइड्रोजन भी धन आवेशित रहेगा और नाइट्रोजन ऋण आवेशित। तो दोनों के बीच पहले अणु के हाइड्रोजन और दूसरे अणु के नाइट्रोजन के बीच दुर्बल प्रकार का डैश डैश वाला यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिसके कारण इसमें क्या हो जाएगा, विलय होने की गुण या विलयता का गुण पाया जाता है। तो ये आसानी से जल में विलय हो जाएंगे, क्योंकि ये जल के साथ भी हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो ये हो गया इनमें हाइड्रोजन बंध का पाया जाना। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि जो तृतीयक एमीन है या 3 डिग्री एमीन है, इनमें हाइड्रोजन बंध की संभावना नहीं पाई जाती है। माने जो तृतीयक एमीन है उनमें हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है, उनमें एक भी हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उनमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है और उसका हाइड्रोजन बंध उसमें अब्सेंट रहेगा। तो जो समान अणुभार वाले यौगिक हैं उनका अगर हम लोग क्वथनांक देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक पाया जाता है एल्कोहल का, क्योंकि इसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। उसके बाद रहता है प्राथमिक एमीन का क्वथनांक, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उसके बाद इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और द्वितीयक एमीन में 1 हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन बंध कम पाया जाएगा और इसमें ज़्यादा, इसलिए इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। इसमें कम हाइड्रोजन बंध रहेगा तो इसमें क्वथनांक इसका और कम होगा। और जो तृतीयक एमीन है इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसके कारण इसका क्वथनांक सबसे कम पाया जाता है। और इसका जो क्वथनांक है एल्केनों के क्वथनांक के लगभग बराबर रहता है। एल्केनों में ध्रुवीय प्रकृति अब्सेंट रहती है, जिसके कारण इन दोनों का क्वथनांक बराबर रहेगा। तो ये हो गया इसमें क्वथनांक का क्रम। इसी आधार पे यहाँ दिया हुआ है कि जो ROH की जगह एल्कोहल माने एथेनॉल को लिया है, इसका होता है 78 डिग्री। फिर जो प्राथमिक एमीन है उसका 17 डिग्री और जो द्वितीयक एमीन है उसका 7 डिग्री और जो एल्केन है प्रोपेन उसका होता है यहाँ पे कितना होगा, 42 डिग्री के लगभग पाया जाता है। तो ये हो गया इनमें क्वथनांक।
यहाँ पे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन के द्वारा प्राथमिक एमीन बनने को बताया गया है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना। इसके बाद इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।